नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। अभी ये जो 2025 और 26 में जितने भी एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग ने पेपर लिए हैं, तो अक्सर मेरे देखने में ये आता है कि एमपी के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसआई हो, पटवारी हो या एमपी पुलिस हो या कोई एमपीपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है वो है। तो इनमें जो एमपी के एमपीजीएस, जनजाति, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इनके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और दूसरा आपको करंट अफेयर सारे पेपर लगाना चाहिए। तो जो मैं बोलता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उनकी मैं झलक दिखाऊँगा एक कि कैसे रिपीट होते हैं। एक ही साल में अगर मैंने आज लिए हैं 5-6 पेपर लिए हैं, तो आपको दूसरे, तीसरे, चौथे पेपर से रिपीट होना शुरू हो जाएँगे क्वेश्चन। तो मैं ये बताऊँगा कि एक-एक क्वेश्चन 3-3 बार रिपीट हुआ है। तो जो मैं बोलता हूँ ना कि पीवाईक्यू लगाओ, जो करंट ईयर में पेपर हुए हैं उनको लगाओ, क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। मैं कभी-कभी कहता हूँ 70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये बात मैं आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से सिद्ध भी करूँगा। तो और मैं कंटिन्यू ये 3 वीडियो आज बनाने का ट्राई करूँगा, जिससे कि 5 से 6 एग्ज़ाम जो हुए हैं वो कंप्लीट करूँ। और नेक्स्ट जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं उससे ज़्यादा और पेपर भी लूँगा, जितने 2 साल के पेपर 10 पेपर के लगभग आपको बताऊँगा कि कैसे रिपीट होते हैं। आज जैसे कि आप देख रहे हो कि ये यूनिट 10 है, ये एमपीपीएससी के लिए 10 है, बाकी सभी के सभी कोई भी एग्ज़ाम है सब में आते हैं। अब ये यूनिट 10 है, जो जनजाति लिखा है ना, जनजातियाँ विशेष, तो ये यूनिट है जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन लूँगा मैं आज। सारे पेपर्स नहीं लूँगा, सिर्फ जनजातियों से संबंधित कितने क्वेश्चन आएँगे। अब देखना कुछ पेपर में 50 प्रश्न आ रहे हैं और उसमें जनजातियों के 5 से 6 प्रश्न आ रहे हैं। इसमें ये भी बताऊँगा कि मध्य प्रदेश के कोई भी पेपर होंगे, तो उसमें जनजातियों से संबंधित उनका कल्चर है, उनके संबंधित जो प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, एक्ट है, और भी सारी चीज़ें हैं, उनकी भौगोलिक विस्तार है, उनके लिए योजनाएँ हैं, इनसे कितने प्रश्न बनते हैं, वो मैं आज बताऊँगा और कितने रिपीट होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन-सी है? जिन लोगों ने पेपर दे रखे होंगे, ये पेपर है जनरल स्टडी सोसाइटी मैनेजमेंट 2024 करके है और ये हुआ 25 में है। और ये सहायक पंजीयक परीक्षा के नाम से परीक्षा है। आप चाहो तो एमपीपीएससी की वेबसाइट पे ये पेपर डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चन देख लेना, इसकी आंसर की भी मिल जाएगी। अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो तो उनको भी आप सही भी कर सकते हो, कई बार ह्यूमन एरर हो जाते हैं। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन-सी है? आप अगर 10 साल पहले के पेपर उठाओगे तो बड़ी जनजाति पूछता था वो, अब दूसरी सबसे बड़ी पूछ रहा है वो, है ना? तो सबसे बड़ी भील हम सबने याद है, सबको पता है, और दूसरी सबसे बड़ी गोंड है, ठीक? ये प्रश्न कम से कम 1 साल में जो परीक्षाएँ हुई हैं, उसमें 3 से 4 बार प्रश्न पूछा गया है। समझना इस चीज़ को। मा अब ये मैं क्यों कहता हूँ कि मान लो कि आपने ये वाली परीक्षा दी, फिर इसके अगली वाली जो परीक्षा है, अगर आपने इसका पेपर लगा लिया, पूरे क्वेश्चन लगा लिए, तो क्या होगा? हमारा जो नेक्स्ट परीक्षा देने वाले होंगे, उसमें ये सही हो जाएगा। अब ये प्रश्न है और अगर हम दूसरा कुछ लाए, तो उसमें हमारा ये प्रश्न सही हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको लगाना चाहिए पेपर्स, है ना? ठीक? तो ये पहली सबसे बड़ी है, दूसरी पे ये जनजाति। इसका विवरण देखते हैं। भील जनजाति जो टोटल मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है, अगर आपने इसमें एक चीज और बताऊंगा, अगर आपने ये वाला फिगर याद हो गया कि भील जनजाति 39% है, ठीक? अब आपको भील जनजाति सारी जनजातियों में से 39% है। अब आपसे अगर उसने पूछा कि भील की जनसंख्या कितनी है, तो अगर आपको पूरे एसटी पॉपुलेशन पता है तो आप निकाल सकते हो। जैसे कि अब मान लो आपको ये भी पता नहीं है कि पूरी एसटी पॉपुलेशन क्या है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मैथ्स लगा दो आप। इसमें क्या करो कि अगर 21% एसटी पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश की जनसंख्या आपको पता है, तो निकाल सकते हो। तो ये कोई एक मतलब होता क्या है कि आप अपने दिमाग पे बर्डन डालने के लिए इतना सारा डेटा याद करते हो। मैं एक ट्रिक्स बताता हूँ, भाई ट्रिक्स भी नहीं है ये, बस एक वो है कि दिमाग लगाना है भाई, कि ये अगर आपने फिगर याद कर लिया तो फिर आपको इनकी जनसंख्या याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की सिर्फ पूरी जनसंख्या याद करो, एसटी पॉपुलेशन का परसेंटेज याद करो और इनका परसेंटेज याद करो, निकाल लो। यहां से प्रश्न जो पूछे जाते हैं कि कौन से जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये पूछा जाता है। कौन से जिले में जनजाति संख्या ज्यादा है, सर्वाधिक है, धार झाबुआ तरफ है।
अब वो इसके अलावा एक बार ऐसे भी पूछ लेता है कि बैगा जनजाति पूर्वी मध्य प्रदेश में ज्यादा रहती है कि पश्चिमी में रहती है कि दक्षिणी मध्य प्रदेश में, ऐसा भी पूछ लेगा वो कि पूर्वी मध्य प्रदेश में ज्यादा जनजातीय जनसंख्या है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश। वो ऐसा भी पूछ लेगा कि भिंड में कम जनजातीय जनसंख्या है या ज्यादा है, परसेंटेज के बेस पे, संख्या के बेस पे, ऐसे करके यहाँ से प्रश्न बनते हैं। या वो शिक्षा से भी संबंधित प्रश्न पूछा है कि जनजातीय शिक्षा किसमें ज्यादा है, महिला शिक्षा किसमें है, महिलाओं का लिंग अनुपात कितना है, ये सब चीजें जो हम जनसंख्या जनगणना का पढ़ते हैं वो जनजातियों पे भी उसको लागू करके वैसा का वैसा पढ़ लेना चाहिए। ठीक, ये इतना परसेंट है, आप देख लेना। ठीक, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27। ये मैंने इसलिए लिया है कि अब जैसे 26-27 होगा तो आगे बीच बीच में गैप भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 1 और किसी का होगा, एमपी का, हिस्ट्री का। मैंने सिर्फ जनजातियों से रिलेटेड प्रश्न छाटे हैं, बहुत मेहनत भी लगी है, सैटरडे संडे के दिन था तो मैंने मेहनत कर ली, बाकी बहुत मुश्किल से होती है, पर आप लोग करना ही है। विशेष पिछड़ी जनजातियां कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी योजना है? अब देखो, एक और प्रश्न मैंने जो एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज के में पीवाईक्यू लगा रहा था, तो वहां पे ये पूछा था कि लाडली बहना योजना का उद्देश्य क्या है, महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण, ऐसा कुछ करके एक प्रश्न था। सेम प्रश्न एक ऐसा भी पूछा था उस पे एमपीपीएससी का, कोई तो पीवाईक्यू था, मैं बता रहा था किस ईयर का याद नहीं, उसमें ये पूछा था आहार अनुदान योजना का मुख्य, वो मैंने बताया भी था आपको कि आहार अनुदान योजना 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों को मिलती है, जिसको आम भाषा में बोलते हैं सब्जी भाजी के पैसे। जैसे सीएम हेल्पलाइन या जन सुनवाई में भी आवेदन आते हैं तो महिलाएं कहती हैं हमारे यहाँ एक्चुअल में शहरी जनजाति ज्यादा है, तो वो कहती है हमारे सब्जी भाजी के पैसा आना बंद हो गया, उनको नहीं पता क्या योजना का नाम है। तो कुपोषण मतलब सब्जी भाजी, मतलब कि समझ रहे हो, कुपोषण से रिलेटेड, तो ये आहार अनुदान योजना है। इंपोर्टेंट योजना है, मैं ये भी बता चुका हूं कि इसमें 1500 रुपए मिलने लगे हैं, पहले कितने मिलते थे, 1000 मिलते थे। इससे रिलेटेड सिविल सर्विसेज के पेपर है उसमें भी पूछा गया है, व्यापम ने जो प्रश्न लिए हैं उनमें भी पूछा गया है, और मैं आपको दावे के साथ ये भी कहूंगा इससे प्रश्न संभावना बनेगी भी और आगे भी आएंगे। ठीक है, इसका हम देखते हैं। इसमें यह कि आहार अनुदान योजना 3 जनजातियां जो पीबीटीजी हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियां, ये कौन कौन सी, ये भी प्रश्न बनता है कई बार, बैगा, भारिया और सहरिया। अब इनके निवास भी देख लेना है। मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था कि मैं अच्छी राइटिंग बोर्ड पे नहीं लिखता हूँ, ये समझ लो, मेरा कोई प्रचार प्रसार करने का कोई मकसद नहीं रहता है। चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ये सब करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो। ठीक है, अब ये जरूर है कि जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से जरूर पढ़ो, आपका सिलेक्शन होगा। ये मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ। ठीक, तो ये पोषण सुधार, इसका उद्देश्य भी पूछे जाते हैं, लाडली बहना के पूछे गए मतलब इसके ही पूछ सकते हैं। महिला सशक्तिकरण, कुपोषण मुक्ति, ठीक, 3 उद्देश्य हो गए। शुरू कब की थी? 23 दिसंबर 2017 मामा जी के कार्यकाल में। पहले 1000 रुपए मिलते थे, वर्तमान में 1500 रुपए मिलते हैं, और बढ़ जाएं तो उसको ऐड कर लेना, न्यूज में आ जाएगा। इस योजना के तहत ये मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट आते हैं अपन बैगा जनजाति के कुल देवता। ठीक, बैगा जनजाति के कुल देवता की बात कर रहा है वो, तो इनके कुल देवता संभवतः बूढ़ा देव होना चाहिए, तो ये है बूढ़ा देव। अब बैगा जनजाति के कुल देवता, देखना ये जनजातियों के जो प्रश्न धीरे 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 करके वो डीप जाते जा रहे हैं। ठीक है, डीप मतलब कि थोड़ा सा अंदर, पहले पूछते थे कि ये देवता किस जनजाति से संबंधित है, थोड़ा ऊपर से, अब डीप, अब वो क्या पूछ रहा है, कुल देवता पूछ रहा है। ठीक है, तो बूढ़ा देव बैगा जनजाति की कुल देवता। कोई ग्राम देवता भी पूछा जा सकता है, इसका मतलब है अगर कुल देवता पूछ रहा है तो हमको ग्राम देवता ही पता होना चाहिए, ऐसे करके। और जिनका निवास कायम है ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। साज एक पेड़ होता है उसमें ये निवास करते हैं, कौन? बूढ़ा देव। ठीक, बूढ़ा देव समझ रहे हो, बुजुर्ग होंगे तो कुल, ये हम ऐसे भी लगा सकते हैं, मतलब जिसको मान लो नहीं पता है तो कुल में कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है, ठीक, तो वो एक्सपायर होता है, तो बूढ़ा कुल देवता। ठीक, तो उससे भी समझ में आता है। अब जिस तरीके से याद कर, रानी दुर्गावती किस जनजाति से थी, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ये रिपीट है। अभी भी जो बाकी के एग्जाम के मैं बताऊंगा ना तो उनमें मैं बोलूंगा कि ये प्रश्न इस एग्जाम में आया है भाई, सहायक पंजीयक परीक्षा 2024 में आया है, ऐसे करके अगले पेपर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये रिपीट हुआ है, ये रिपीट हुआ है। अभी मैं बताऊं, ये भी रिपीट हुआ है, पिछला भी रिपीट हुआ था, आहार अनुदान योजना का भी 3 एग्जाम में पूछा जा चुका है वो। ठीक है, तो ये गौंड जनजाति से थी, इनका जन्म हुआ था राजपूत चंदेल राजपूतों में। ठीक,
तो जन्म और शादी हुई थी गौंड में। तो इनका पूरा डिटेल आप लोग पढ़ लेना, ठीक। जब इनको जनजातियों में पढ़ते हैं तो वो भी पढ़ते हैं इनसे। अब देखना अगले पेपर में इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट है आपका गौंड रानी दुर्गावती गढ़कटंगा जबलपुर क्षेत्र में गौंड राजवंश में इनकी समाधि पूछी जाती है। इनकी जो अंगरक्षिका थी उससे पूछा जाता है। पति का नाम, बच्चों के नाम, किससे युद्ध लड़ा, अकबर की सेना का सेनापति कौन था, कहाँ इनकी मृत्यु हुई, ऐसे करके बहुत सारी चीजें इससे संबंधित पूछी जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट है प्रधान गायक किस जनजाति से संबंधित है। प्रधान एक गायन होता है, ठीक। दूसरा प्रधान एक उपजाति भी कह सकते हैं। तीसरा प्रधान एक पद भी होता है, गौंड जनजाति में ये पद होता है, ठीक। तो ये गौंड जनजाति है। इसमें आपने पढ़ा होगा ओझा, प्रधान, ऐसे करके अभी विवरण में लिखा है मैंने, आएगा वो। प्रधान गौंड जनजाति की एक उपजाति है या एक वो वर्ग है। जैसे हिंदू धर्म यानी कि जो बाकी लोग हैं उनमें 4 वर्ण होते थे कि भाई शूद्र ये करेंगे, वैश्य करेंगे, ब्राह्मण ये करेंगे, क्षत्रिय ये करेंगे। तो इनमें भी क्या है, प्रधान। प्रधान क्या है, ये एक तरीके से पंडित मान लो इनको। जैसे आपकी जो वंशावली सुनाने आते हैं तो कोई जगह उनको जगह बोलते हैं, कोई पटिया बोलते हैं, कोई और कुछ बोलते हैं। तो वो वंशावली सुनाते हैं, गौंडों की, राजाओं की कथाएं सुनाते हैं। तो ये कौन करता है, प्रधान। इन पुजारी भी कह सकते हो। किंगरी एक वाद्य यंत्र होता है। अगर पूछा जाए किंगरी क्या है तो ये गायन है क्या नहीं है, हालांकि टफ बनेगा। किंगरी एक वाद्य यंत्र है। जब ये वंशावली गाकर सुनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, किंगरी। वंश राजाओं के सामुदायिक इतिहास से संबंधित मौखिक गायन करते हैं कौन, प्रधान, ठीक, एक गायक कलाकार। अब इनके जो मैं बता रहा था 4 चीजें, वो क्या है, प्रधान ये करता है। ओझा तांत्रिक होता है, जादू टोना करता है, ठीक है। जो जितने आडंबर होते हैं वो सब ये ओझा करते हैं। ओझा के पास दिखाने भी ले जाते हैं। कई बार आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि तांत्रिकों के चक्कर में उस व्यक्ति की जान चली गई, तो बिच्छू काट लिया, ओझा के पास चले गए, बुखार आ गए, ओझा के पास चले गए, वो तंत्र मंत्र पढ़ता है। तो ये तांत्रिक है। किसकी है ये उपजाति, इन्हीं की है, गौंडों की, ठीक। एक देवरी या पुजारी, ये गांव के मुख्य पुजारी होते हैं। ये बड़ा देव और ग्राम देवता, दूल्हा देव, बूढ़ा देव, सबकी पूजा कौन करता है, देवरी या पुजारी। अब जब वो प्रधान पूछ सकता है तो ये 3 भी पूछ सकते हैं। ये मैं आपको एक पढ़ने का तरीका बता रहा हूं कि हम जब पेपर लगाएं तो कैसे पढ़ना चाहिए। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि आपने अगर 2 साल के जो सिविल सर्विसेज के हों या अन्य पेपर हों जो एमपीपीएससी देता है, वो आसपास की स्टेट्स के सिविल सर्विसेज के पेपर और सिविल सर्विसेज या जो परीक्षा आप दे रहे हो उसके 20-25 साल के पेपर लगा दिए, आपका 80% सिलेक्शन होने के चांसेस यहीं से बन जाते हैं। और ये बात आपको तब समझ में ना आए जब कि समय निकल जाए। अभी बता रहा हूं, जो लोग, अब कई लोगों की ये शिकायत होती है कि सर टाइम नहीं बचा। टाइम क्यों नहीं बचा, 2 महीने पर्याप्त समय है। 2 महीने, आप 1 साल से क्या कर रहे थे अगर 2 महीने नहीं पढ़ा? बोले 2 महीने, 1 साल से हम बाकी की चीजें पढ़ रहे थे, तो बाकी की चीजें आप पढ़ चुके हो, ये पढ़ो। होता क्या है कि हम कोचिंग, रिवीजन, किताब पढ़ने के चक्कर में लग जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। आप सिलेबस किसी का पूरा नहीं होता है, एक बार सिलेबस पूरा कर लो, उसके बाद बार बार 10 साल में आप सिलेबस पूरा नहीं कर पाओगे, 10 साल में क्लासेस पूरी नहीं कर पाओगे, 10 साल में भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को और पढ़ना चाहिए। लेकिन ये काम आप करके संतुष्ट भी हो जाओगे कि मैंने इतने पेपर लगा लिए हैं और इतनी संभावना है। और दूसरा ये जरूर लगाओ, वो आपको हमेशा बना रहेगा। किसी की शिकायतें होती है कि अभी भी क्लास चल रही है, क्लासेस के लिए 1 साल पर्याप्त है। उसके बाद आपने 1 साल आपने सिलेबस, एनसीईआरटी सब पढ़ ली, अब लगाओ पेपर, आपकी मेमोरी को टेस्ट करो कि हमने पिछले साल 2 साल पहले जो भी पढ़ा था। तो मेमोरी टेस्टिंग तो यहाँ होगी ना जब आप पेपर लगाओगे। और पेपर टेस्ट सीरीज क्यों लगाए भाई, ये लगाओ ना, अपने सामने इतने सारे पेपर पढ़े हैं। जाओ एमपीपीएससी की वेबसाइट पे सर्च करो, एमपीपीएससी का ये पेपर, ये आंसर की ये लगा दिया, एक दिन में 3 पेपर लगाओ, आपके 150-200 क्वेश्चन होते हैं जीएस से रिलेटेड। तो 150 क्या आपको लगाना चाहिए, 1000 और 500 क्वेश्चन लगाओ प्रतिदिन। जो बच्चे पुराने हैं, बच्चे भी बोलना उनको गलत है, जो अगर मैं बोलूं कि जो एस्पिरेंट पुराने हैं, जिनको 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, वो क्यों उलझनों में पड़ रहे हो? आप सीधा सीधा इसी से प्रैक्टिस सेट करो। आपके पास कम से कम 20 पेपर सिविल सर्विसेज के होंगे और 25 से 30 पेपर ये होंगे 2 साल के। लगाओ 2 साल के क्या, 5 साल के लगाओ, 6 साल के लगाओ, जितने मिल रहे हैं उतने लगाओ और इस तरीके से पढ़ाई करो। अगर आपकी मेमोरी टेस्ट हो जाएगा कि भाई मैं ये भूल गया, पढ़ा तो मैंने भी था, मैंने आज 5 साल पहले मैंने ही पढ़ा होगा, पर यहाँ याद आ गया, तो उसके आपकी मेमोरी बदल जाएगी। इसको सर्च करो, पढ़ो, इतना सा है। दूसरा क्या है, बलि प्रथा वगैरह ये सब ये करते हैं। 16 हस, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, किस एग्जाम में पूछा है मुझे याद नहीं है। ये लोहार और बढ़ई का काम करते हैं, ठीक।
नेक्स्ट आते हैं अपन, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है। ये जितने पुराने लोग हैं 5 साल 6 साल से जो तैयारी कर रहे हैं उनको तुरंत समझ में आ गया होगा, रिपीटेड प्रश्न है और कई बार पूछा गया, पीएचडी कोई जो एग्जाम हो सब में पूछा गया ये प्रश्न। पातालकोट के भारिया, ठीक, ये इंपोर्टेंट जगह भी है और ये प्रश्न भी है। नेक्स्ट है भारिया छिंदवाड़ा जिले के, ये ठीक है भैया। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की किन जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति पीबीटीजी आ गया। मैं बता रहा हूं पीबीटीजी, पीएम जनमन, आपका वन अधिकार, आपका एसटीएससी अधिनियम, यहां से 10 अगर मैं पेपर उठाऊंगा 1 साल के 2 साल के, इस साल के अगर तुम 10 पेपर उठा लो उनमें से 8 बार रिपीट मिलेगा, 5 पेपर उठा लो 3 बार पेपर मिलेगा, प्रश्न मिलेगा। ये तो क्या है, ये है भाई कि किन जनजातियों को पीबीटीजी में रखा गया है, बैगा, भारिया, सहरिया, ठीक। ये और ये इनके जिले भी पूछता है वो, यहां से प्रश्न कम से कम बता रहा हूं 80% अगर उसमें जनजाति का प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये जरूर पूछा जाएगा, 80% चांस है। मतलब सोचो आप, और जनजाति इतनी महत्वपूर्ण एक टॉपिक है कि मुझे इससे पहले मैं एक नई चीज और आपको बता दूं, ये मैं आपको पेपर बताता हूं, ये है, ये जो अभी नहीं, ये पेपर लगा रहे हैं अपन, अभी ये वाला पेपर लगा रहे हैं, इस पे लिखा है जनरल स्टडी सोशल मैनेजमेंट ARE 2024। तो ये पेपर मैंने लगाए और भी पेपर लगाए तो मेरे को समझ में आया कि भाई जनजाति बहुत इंपोर्टेंट। इसमें देखो कुल कितने हैं, 50 प्रश्न है, जिसमें साइंस भी होगी, साइंस एंड टेक, सारा जीएस होगा, उसमें से ये जनजातियों के इतने प्रश्न है, 4 से 5 6 7 प्रश्न जाते हैं। तो सोचो कितना इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। तो ऐसे हमको टॉपिक को पता भी ऐसे ही करना है कि इंपोर्टेंट कैसे है, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है, उसमें मैंने बताया, तो उसका मैं एक डेमो दे रहा हूं कि हम ऐसे पहचानते हैं कि इंपोर्टेंट टॉपिक कैसे। अगर मान लो 50 क्वेश्चन में से आपके 5 प्रश्न जनजातियों से हैं तो इंपोर्टेंट हो गया ना, 10% कवर कर रहा है वो, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं, बैगा, भारिया, सहरिया, ये देखो ये रिपीट हुआ है, इंजीनियरिंग का कोई पेपर था उसमें रिपीट हुआ है, आगे ये पेपर भी लगवाऊंगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर 11 है, ये लो, ये भी देख लेना। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं होगा तो मैं अगली बार जब तैयारी करूंगा तो यहाँ वो पूरा प्रश्न का फोटो रखूंगा। लालटेन स्टडी की टीम तैयार है मेहनत करने, अगली बार हमको यहाँ तो प्रश्न रखना है या यहाँ उस प्रश्न पत्र का फोटो रखना है। आपको नहीं हो तो मैं अभी मेरे पास रखा होगा तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कौन सा है, इंजीनियरिंग में समय जाता है पर मैं आपको बता देता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग का तो मिल गया है। कौन सा प्रश्न नंबर बता रहा है, 11। ये रहा, नहीं ये क्या पूछा है, ये 11 दूसरा है, वो क्या है, जीएस ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मतलब देखता हूँ, ये रहा पेपर, TSE 2025 जनरल स्टडीज एंड ऑटोमोबाइल, हाँ जी, ऑटोमोबाइल ऑब्लिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रश्न नंबर 11। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीजी पीएम जनमन योजना के लक्षित समूह में शामिल नहीं है। इसने पूछ लिया, नहीं है इसने पूछ लिया है। अब समझो ये 2 पेपर है, 2 में आपको मिल जाएगा और मिलेगा आगे आओ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गातला किस जनजाति से संबंधित है, इंपोर्टेंट है, रिपीटेड प्रश्न है। गातला भील जनजाति से संबंधित है। ये होता क्या है एक्चुअल में, ये स्मृति स्तंभ है, मृतक, ये अकेली जनजातियों में नहीं होता है। ये क्या है, ये पत्थर या लकड़ी का एक स्तंभ होता है, उस पे तस्वीर पे घोड़े पे बिठा के या किसी पे बिठा के ऐसा तलवार हाथ में लेके दिखाते हैं। बुंदेलखंड में आप लोगों ने देखा हो तो हम गौड़ बोलते हैं, गौड़ बाबा, तो वो चबूतरे पूजा करते हैं तो उस पे ही पत्थर पे एक तस्वीर बनाते हैं। हमारे घर में भी होगी, आपके घरों में और भी जगह होगी, अलग अलग जगह ऐसी होती है, पूर्वजों की रहती है वो, इनको इस सफेद कपड़ों में कभी ऐसे करके ऐसे वो उकेर के दिखाते हैं। तो जो ये भील जनजाति में होता है उसको गातला प्रथा बोलते हैं, ठीक है। पतिया नहीं है, पटिया, पालन करने वाला, इसका पालन कर पटिया होता है। इसी को कोरकू जनजाति में क्या बोलती है, सिडौली प्रथा। ये मारसिंग है, मारसिंग मुंड, ठीक है, ये यहाँ आना चाहिए, देख लेना कौन सा है प्रश्न नंबर, गतला,
सिडोली ये मारसिंग मुंडवी बोलते हैं, और माड़िया में सिनौली बोलते हैं। तो ऐसे करके अन्य जनजातियों की भी आप याद कर लेना, ठीक है। अब ये प्रश्न आ चुका है, ये ऐसा है। नेक्स्ट हम आते हैं सेंधवा में आदिवासी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ। रिपीटेड प्रश्न है सिविल सर्विसेज में बहुत सारी जगह में, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। भीमा नायक, भीमा नायक आपको एक खाजिया नायक, भीमा नायक, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। टांटिया मामा है ना, निमाड़ का रॉबिन हुड, आपका भारत का रॉबिन हुड, ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न आते हैं। बड़वानी सेंधवा महान क्रांति 1857 लिखा हुआ है, ठीक। थाप्टी नृत्य, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, अभी आएंगे अगले पेपर्स में, मैं बताऊंगा कैसे रिपीट हुआ है। किस जनजाति में किया जाता है थाप्टी नृत्य, ये भी को इम्पोर्टेंट है। क्या है, कोरकू जनजाति में होता है थाप्टी। पारंपरिक सामूहिक नृत्य और बैसाख की नहीं, हाँ बैसाख माह की जो चांदनी रातें होती है ना, गाना सुना होगा ये चांदनी रातें, ऐसा करके 14वीं का चांद हो, ऐसे कितने चांद, पूर्णिमा का चांद हो, ये सारी चीजें। तो चांदनी रात, बैसाख का महीना होता है, उसमें इसमें कोरकू की पारंपरिक सामूहिक नृत्य होता है ये, ठीक है। फसल कटाई का उत्सव ये होता है, जैसे बैसाख में आपने देखा होगा होली आएगी, कहीं ओणम होगा, कहीं पोंगल होगा, इसमें लिखा है क्या, हाँ लिखा है। तो इस तरीके से फसल कटाई के उत्सव में ये सब होता है, प्रकृति के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। जैसे पंजाब में क्या होता है, बैसाखी अप्रैल में, और लोहड़ी मनाई जाती है जनवरी में। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तमिल में पोंगल मनाया जाता है, असम में बिहू, माघ बिहू, भोगाली बिहू बोलते हैं, केरल में ओणम, ऐसे करके आप अन्य राज्यों के और अन्य जनजातियों के भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंडिकेट करता है, ठीक। चांदनी, चांद, जब चांद आता है तो ऊर्जा बढ़ जाती है, ऐसा मानते हैं। इसलिए आप लोगों ने कभी देखा हो कि जो पुरानी मूवीज में जो इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं वो चांदनी रात से रिलेटेड होते हैं। ये सही बात भी है, एक थ्योरी भी है कि जब चंद्रमा की हलचल, चूंकि सागरों में ज्वार भाटा आती है, तो वो एनर्जी के कारण होता है, वो पानी को ऊपर वो करता है। तो हमारे अंदर भी 70% या 80% कितना होता है, वो पानी होता है बॉडी में। तो ये, अब ये देखो दूसरा प्रश्न, दूसरा पेपर आया है कौन सा, जनरल स्टडी ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये परिवहन उपनिरीक्षक परीक्षा है। कौन सी है ये, परिवहन उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक परीक्षा ये हुई है आपकी 2025 में। ये तो दिसंबर के लगभग, वो काय की थी, सहायक पंजीयक परीक्षा 2024 थी, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से कमजोर, आ गया पीबीटीजी जनमन में, ये मैंने अभी बताया था, सॉरी 11 नंबर से शुरू हुआ। ये मैंने इसलिए नंबरिंग वो किए 11 कि आप अगर पेपर देखना चाहें तो आपको प्रश्न ढूंढने में दिक्कत ना हो। सभी प्रश्नों के हम ए सेट ले रहे हैं ना, ए। तो ये क्या होता है कि स्टूडेंट के पास इतना समय नहीं रहता है कि वो एक एक पेपर देखे, मैच करे। हम लोग या जो भी वीडियोस बनाते हैं या पढ़ाते हैं, वो उनके पास टीम होती है। मेरे पास कोई टीम नहीं है, तो सैटरडे संडे मेहनत करता हूँ। तो ये चीज़ है, कुछ कुछ काम है टीम के पास जो लालटेन स्टडी वाली है, तो इनकी मदद लेता हूँ मैं। तो मेरा ये है कि ये देखो, ये प्रश्न रिपीट हो गया, इसमें मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको, ठीक से। बैगा भारी है सहरिया, तो ये नहीं है शामिल, ठीक है, ये नहीं है पूछा है। नेक्स्ट है ये इसी का, ये देखो ये वो, अच्छा वही मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है जनजातीय, उसमें क्या पूछा था, भीमा, ये ख्वाजा नायक, भीमा नायक, ख्वाजा नायक, ये पूछ लिया कि हत्या किसने की थी, तो ये रोहिउद्दीन ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में, रोहिउद्दीन 1857 क्रांति, ख्वाजा नायक ने भीमा नायक के साथ मिलकर अंग्रेजों के वो किया था। एक इनका युद्ध है, इसमें दिया है कि नहीं दिया, अम्बा पानी का युद्ध, और नायक नायक ये अम्बा पानी का युद्ध, इनके दौलत सिंह पुत्र थे, ये भी शहीद हो गए थे। और बाद में फिर इनके उस ये रोहिउद्दीन ने इनकी हत्या कर दी थी। और ये और एक चीज, ख्वाजा नायक भीमा नायक के वो थे साले, मतलब ये भीमा नायक इनके कौन हुए, जीजाश्री हुए, बहनोई हुए, ठीक है। भील जनजाति से संबंधित है और निमाड़ में, ठीक। नेक्स्ट है गौंड शासक हृदय शाह द्वारा रचित पुस्तक हृदय कौतिक, ये पूछा जा चुका है पुरानी एमपीपीएससी के पेपर में जाओगे ना, तब जब मैं एग्जाम देता था तो मैंने ये पढ़ा है, मतलब किसी ने पूछा है, मेरे टाइम पे आया नहीं होगा लेकिन मैंने पढ़ा है इसको। हृदय प्रकाश किस विधा से संबंधित है,
तो किस विधा से संबंधित है वो ये पूछ रहे हैं, तो संगीत से होगी ये, संगीत। गढ़ मंडला के गौंड राजा हृदय साय, ठीक है, इतना ही बात है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति किन 3 प्रमुख जिलों में निवास करती है? बैगा, ये वही आ गया कि जैसे मान लो कि आप एमपी को अगर देखेंगे ऐसे करके, ऐसा एक अगर मोटा मोटा नक्शा ले लें तो इधर ये बैगा जनजाति रहती है, ठीक है। इधर आपकी सहरिया जनजाति है इस बेल्ट में, ये भील जनजाति है, ये कोरकू जनजाति है, ऐसे करके मुख्य है। तो आप ऐसे करके मैप में एक देख लेना कि बाहुल्य क्षेत्र को किधर है, तो ये है। तो बैगा जनजाति मंडला, शहडोल, बालाघाट, ठीक ये। अच्छा एक चीज और है, अगर जनजाति हम देखें तो देखना, अगर हमको अगर मान लो कि मुझे जनजातियों के बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ मेरे को जिलों का ज्ञान है, तो मान लो कि यार खंडवा और खरगोन तो एक साइड ही है, इधर पढ़ेंगे खंडवा खरगोन, ठीक है, इधर पढ़ेंगे, लेकिन मंडला इधर है, तो यार ये 2 जिले इधर और 1 जिला इधर हो जाएगा मंडला। अब मान लो कि दूसरे पे अपन आए तो मंडला, बालाघाट, शहडोल, ये तीनों एक ही जगह पे है, ठीक है। अब मंडला और शहडोल इधर हो गए, और शिवपुरी ये हो गया, ठीक है। देखो शिवपुरी इधर ही है एग्जैक्ट, और धार, मंडला, शहडोल ऐसे भी निकल सकता था, मतलब ऑड अगर देखा जाए तो देखो ऑड कैसे है, ये तीनों जिले एक ही जगह में है, बाकी ये अलग है, ये इसमें ये शिवपुरी अलग है और इसमें धार अलग है, ऐसे भी इसका देख सकते थे। ये भी एक कभी कभी काम चल जाती है ऐसी ट्रिक से। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक्स सिर्फ तब काम आती है जब हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हो, ठीक है। मैकल श्रेणी हो गई। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, आ गया, रिपीटेड हुआ, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति प्रश्न उसमें ही पूछा था क्या? हाँ 26 नंबर का प्रश्न था उसमें, इसमें लिखना भूल गए, ये रिपीट प्रश्न है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, मैं कितने पेपर लगा रहा हूं, मैं दूसरा पेपर है, दूसरे में ही कितने क्वेश्चन रिपीट है आप देख लो, एक तीन तीन हो गए, एक ये सब रिपीट प्रश्न है, देखो मतलब 2 एग्जाम में आपको कितने प्रश्न मिल रहे हैं, 3 से 4 प्रश्न मिल रहे हैं, आप सोच सकते हो। अब आपको लगेगा धीरे धीरे कि हाँ यार ये बंदा जैसा भी है ठीक ठाक सही चीजें बताता है, ठीक है, वही गौंड जनजाति है, तो इससे संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, यही पूरा प्रश्न रिपीट है। अच्छा उसमें लिखा था थाप्टी नट, ये आ गया वही थाप्टी नट, ये भी रिपीट होगा, ठीक है, ये 2024 सहायक पंजीयक परीक्षा में पूछा जा चुका है ये, तो इसका भी अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना संबंधित है, ठीक है, वन बंधु प्रधानमंत्री क्या है, वन बंधु, ये यार यही है क्या, जनजातीय समग्र, ये कौन सा पेपर देख रहे हैं हम इसका मुझे 24 सही है, 24 नंबर पे ही है, ठीक है, ये योजना पूछी, मुझे लगा दूसरी योजना तो नहीं पूछी, ठीक है। तो ये जनजातीय समग्र से संबंधित है, जनजातीय समग्र विकास से संबंधित। ये योजना क्या है, केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय आबादी की समग्र और उनकी जीवन स्तर के सुधार के लिए, इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए। गायन, ये आप देख लेना, गायन मुझे समझ में नहीं आया, आंसर भील दिया था। अब ये क्या गायन है, कोई शब्द है, वाद्य यंत्र है, कपड़ा है, क्या है, कोई कल्चर से, मुझे मतलब मेरी समझ से बाहर है, मैंने नहीं पढ़ा है, तो आप लोग देख लेना। भील, इसमें भील पर टिक किया हुआ है, भील जनजाति में पिथौरा गायन और अन्य लोकगीतों में सब, ठीक है छोड़ो यार इसमें क्यों बहस कर। गातला आ गया, रिपीट प्रश्न है, गातला भील, ये जनजाति योद्धा भीमा नायक आ गया ना, उसमें उसमें भीमा नायक, मैंने पूछा कि ये खाजा नायक, भीमा नायक, ये कहाँ से संबंधित, वो मैंने लिखा भी है वहां कि ये निमाड़, और उससे पूछा जाता है जनजाति किससे संबंधित है, भीमा नायक जिन्हें निमाड़ का, ये देखो मिलता हुआ प्रश्न है, 19 प्रश्न क्रमांक ये इसी परीक्षा में है वो, रॉबिन हुड कहा जाता है, ठीक है, इनको निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है, स्वतंत्रता, ठीक है, ये सब पढ़ा हुआ है आपका। भीमसेन देव किस जनजाति के, अभी बूढ़ा देव पूछा था, अब ये पूछ लिया।
भारीय जनजाति से संबंधित हैं। भीमसेन देव को भारीय जनजाति के हैं। गौंड में कौन कौन होते हैं? बूढ़ा देव, ठीक है, दूल्हा देव, ठाकुर देव, सूर्यदेव, खैर माता और माता बाई। बेगांव में बूढ़ा देव, साज के वृक्ष में, ये इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठाकुर देव, दूल्हा देव सेम है, ठीक है। भील जनजाति में पिथौरा देव, ठीक, महादेव, राजा पंथा, और फिर इनका वो गातला भी मान लो। कोरकू में महादेव, डोंगर देव, मुठवा देव, ये विवाह से रिलेटेड कोई देव होते हैं। ये शायद दूल्हे जब शादी होती है तो इन देव की पूजा करवाते हैं, वो विवाह से पहले या विवाह के समय, आई डोंट नो, मुझे बस ऐसे याद आ गया। तेजाजी, भूरिया बाबा, दूल्हा देव। अगरियाओं के लोहासुर, ये इंपोर्टेंट है, ये तो वैसे ही लोहासुर अगरिया प्रमुख देवता की, ठीक है। बैगा जनजाति के कुल देवता का नाम कौन है? कुल देवता, ये फिर पूछा है उन्होंने, ठीक है, नारायण देव। अभी किसी और जनजाति के कुलदेव पूछ लिया, फिर इनका कुलदेव पूछ लिया। गौंड का पूछा था पिछले उसमें, इनमें इसका पूछ लिया, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें वन अधिकार, मैं बता रहा था वन अधिकार, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। वन अधिकार 2006 मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए बना है? ठीक है, तो ये जनजातियों के लिए जो वन अधिकार पट्टे होते हैं वो उनसे रिलेटेड एक वो है। तो कटाई की अनुमति, खनन बढ़ाना, अनुसूचित जनजाति परंपरा निवासियों के अधिकारों को मान्यता देते हैं, ठीक है। यह अधिनियम वनों में रहने वाले जनजातियों की, इससे ऐसा भी एक कुछ पूछा जा चुका है कि वो जो वन भूमि दी जाती है वो किस रूप में दी जाती है, ऐसा भी प्रश्न आएगा तो बता दूंगा, मैंने कहीं तो पढ़ा है वो। हाँ, ये छूट गया वो। हाँ, ये करंट का प्रश्न है। जब ये हुआ, मध्य प्रदेश ने जनजातीय क्षेत्रों की पंचायती राज व्यवस्था में पेशा अधिनियम भी इंपोर्टेंट है, 1996 का है, इंपोर्टेंट है ये आएंगे, यहां से प्रश्न आएंगे। आप 26 अप्रैल के बाद जब ये वीडियोस जो भी मेरे देखेगा वो बोलेगा कि यार बंदे ने बताया था, अगर हम इसको थोड़ा सा सुन लेते, समझ लेते। वीडियोस मेरे मत देखो, मेरे व्यूज से मुझे कोई वो नहीं है कि मेरे व्यूज बढ़े, बस मेरा ये है कि तुम एक बार मुझसे सीख लो। और ये एक्सरसाइज मैं आपको एक बार करके बता रहा हूँ, वो आप अपने जीवन में करो, आप उसको अगली पीढ़ी को दो, अगली पीढ़ी को दो, लोगों को पता लगे। देखो एमपीपीएससी ने अगर जो भी PYQ डाल रखे हैं 10 साल के, तो उसका आप महत्व भी तो समझो कि उसने वेबसाइट पे दे रखा है 10 साल का। इसका मतलब ये कि वो हमको पढ़ने के लिए दे रखा है, जिससे हम ये पता कर पाए कि भाई कितने डीप में जाना है। तो इम्पोर्टेंट तो यही है कि वो आयोग खुद ही आपको परोस रहा है, आपको कहीं जाना ही नहीं है, तो इन्हीं को पढ़ो। मैं इसलिए आपसे बोलता हूँ, ये मैंने कहीं से कोई नोट्स, कोई मेहनत नहीं लगती, कि पैसा भी नहीं देना पड़ता है, सिर्फ वेबसाइट पे गए, अगर आपके पास प्रिंट के पैसे, प्रिंट निकाल लो, नहीं मोबाइल में पढ़ लो। पेशा अधिनियम राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री तीनों थे, शेड्यूल में हुआ था। मेरी ड्यूटी नहीं लगी थी, लेकिन यहाँ से बहुत सारी पुलिस जाती है अलग अलग जिलों से, तो मुझे याद भी था। 15 नवंबर को हुआ था। 15 नवंबर को क्या है भाई साहब? गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके लिए मनाते हैं? कौन महान व्यक्ति है, ऐसा करके ना पढ़ लेना। द्रौपदी मुर्मू महामहिम, ठीक है, राष्ट्रपति की उपस्थिति थी उस समय। राज्यपाल माननीय मंगू भाई पटेल थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मामा श्री थे। नोडल विभाग कौन था इसका? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, चूंकि पंचायतों से रिलेटेड है और इनको आरक्षण डी में दिया जाता है ही वो पंचायती आप लोगों ने। 20 जिलों के 89 ब्लॉक, ये भी पारंपरिक प्रश्न है। ये पारंपरिक प्रश्न का क्या मतलब है कि कम से कम 25 साल से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। ये सब चीजें पढ़ लेना, ठीक है। तो धन्यवाद। मेरा सिर्फ ये मकसद है, अंत में मैं यही बोलूंगा कि आप सीख लो कि इस तरीके से पढ़ना होता है। मैं जितने लोगों को भी मैं गाइड करता हूँ, बताता हूँ, तो मेरा ये नहीं रहता है कि यार हम, क्योंकि मेरे पास खुद ही समय नहीं रहता है पढ़ाने लिखाने का, तो बस ये है कि आप सीख लो। आपने देखा होगा कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कैसे हमको ये सिलेक्ट करना होता है कि टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और कैसे हमको ये चयन करना होता है कि किसी टॉपिक में कितने डीप में आता है। ये मैंने जनजातियों के लिए लगाए हैं, आप MP पे लागू कर दो, साइंस पे कर दो, हिस्ट्री पे कर दो, करंट पे कर दो, आपके और भी जो भी यूनिट है उन पे सब पे लागू करो, आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत मजा भी आएगा, ठीक। इसी के साथ
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।